हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर। आपको बता दें कि यह मैगजीन 2023 के लिए एक लेटेस्ट मैगजीन है। इसकी काफ़ी सारी क्लासेस आपकी आ चुकी हैं, जिसमें हमने नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया था पूरे एक साल का। इसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी हमने डिस्कस किया है, ये भी आपका कवर हो चुका है। तो इन सभी पर आपकी क्लासेस आ चुकी हैं और इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और अगर आप डेली बेसिस पर इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि शॉर्ट में अपने नोट्स बना लें और बार बार क्लासेस को देखें, नोट्स को रिविजन करें, ताकि आपका करंट अफेयर एक साल का काफ़ी अच्छे से कवर हो जाए। तो आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। आपको क्लास को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक परिदृश्य करंट नोट्स। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर है ये आपका। देश विदेश की आर्थिक महत्व की घटनाओं तथा आर्थिक संगठनों की गतिविधियों को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार लगाकर आपको इसे याद रखना है। तो सबसे पहली न्यूज़ है आपकी भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। देखिए, 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो कब इसको बनाया गया, कब राष्ट्र को समर्पित किया गया है? 18 अगस्त 2023 को। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यह डाकघर बंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है। तो इसको बेंगलुरु में स्थित किया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। यह डाकघर अपनी निर्धारित समय सीमा 45 दिन से 2 दिन पूर्व 43 दिनों के अंदर ही बनकर तैयार हो गया। इसका निर्माण आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड ट्रूबो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है। इस डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया है। पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में 3D प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग द्वारा इस डाकघर के निर्माण से लागत में 30 से 40% तक बचत होती है। तो आपको यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। दूसरी न्यूज़ है आपकी भारत का विदेशी ऋण। यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट पता चलेंगे भारत के विदेशी ऋण के बारे में 2023 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। देखिए, 30 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारत के विदेशी ऋण के तिमाही आंकड़े जारी किए गए हैं। और जारी आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं कि 2023 में भारत का विदेशी ऋण 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2022 की तुलना में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। तो आप देख सकते हैं भारत का विदेशी ऋण 2022 की तुलना में 2023 में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ज़्यादा रहा है। अगर बात करें जीडीपी की, तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं विदेशी ऋण का अनुपात 2023 में घटकर 18.9% हो गया, जबकि 2022 में यह 20% था। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2023 में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर की रही। वर्ष 2022-23 के दौरान सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के बकाया ऋण में वृद्धि हुई है। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय का अनुमान 2022-23। तो राष्ट्रीय 2022-23 के अनुमान 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया है। देखिए, 31 मई 2023 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर 2011-12 एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 2022-23 के लिए जारी
अनुमानों के अनुसार स्थिर 2011-12 कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 160.06 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% अनुमानित है। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विदेश व्यापार नीति 2023। तो यहाँ पर आपको विदेश व्यापार नीति 2023 को अच्छे से समझना है। देखिए 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित की गई। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना है। इस नीति का फोकस स्कोमेट की फुल फॉर्म होती है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो इस नीति का फोकस स्कोमेट के तहत दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी मद जैसे ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना तथा निर्यात संवर्धन हेतु राज्यों तथा जिलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी है। नई नीति में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों तथा स्टेट्स होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी प्रावधान किया गया है। और इसमें 4 नए शहरों, तो 4 नए शहर कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4 नए शहरों फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो अब इन 4 शहरों को भी एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी पीएम मित्र पार्क। तो पीएम मित्र पार्क क्या है, चलिए इनको समझते हैं। 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क की, देखिए पीएम मित्रा की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद रखनी है। पीएम मित्रा की फुल फॉर्म होती है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो पीएम मित्रा पार्क को स्थापित करने हेतु स्थलों की घोषणा की गई है 17 मार्च 2023 को। और ये पार्क आपके तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। तो इन राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश तथा 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। तो प्रधानमंत्री का 5F विजन आखिर क्या है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 5F से तात्पर्य है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5F दिए गए हैं। पहला F आपका फार्म है, दूसरा F फाइबर है, तीसरा F फैक्ट्री है और चौथा F फैशन है और पांचवा F आपका फॉरेन है। तो ये 5F विजन को भी यहाँ पर आपको याद रखना है। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। योजना हेतु वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय निर्धारित है। देखिए ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट का प्रावधान है। इसके अलावा ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 200 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता का प्रावधान किया गया है। पीएम मित्र पार्क में वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए भारत सरकार प्रत्येक पीएम मित्र पार्क हेतु 300 करोड़ रुपए की निधि भी प्रदान यानी कि फंड भी प्रदान करेगी। इसे प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा पीएम मित्रा पार्क के बारे में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट 2023-24। तो यहाँ पर आपको केंद्रीय बजट 2023-24 और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण को समझना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 जिसे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्लास को पूरा देखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप यहाँ पर अभी आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में प्रस्तुत 45.03 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत बजट अनुमान 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा तथा अमृत काल का पहला आम बजट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 1 फरवरी 2023 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। और टोटल बजट कितना है? तो ये आपका 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इस बजट का लक्ष्य क्या है? देखिए तो इस बजट का लक्ष्य है बेसिकली समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए अब सप्तऋषि अर्थात 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स इस बार के बजट की विशेषता है सप्तऋषि। तो आपको यहाँ पर सप्तऋषि को काफ़ी अच्छे से समझना है क्योंकि सरकार ने बीते 9 वर्षों में जितना भी काम किया है, जितनी भी नींव तैयार की है, उसी को मजबूती देने के लिए सप्तऋषि 7 प्राथमिकताओं की बात इस बार के बजट में की गई है। तो 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं इनको आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। देखिए बजट 2023-24 की महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या हैं? तो आप यहां पर देख सकते हैं चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया गया है जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है? 7%। तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना को 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। तो यहाँ पर आपको पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में फैक्ट को याद रखना है। देखिए विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। साथ ही इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत @100 तक की यात्रा में अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं। देखिए तो जब हम भारत @100 तक की यात्रा को समाप्त करेंगे, अभी अमृत काल का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर 4 मौके ऐसे हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो ये काफी बड़ा बदलाव देश के अंदर ला सकते हैं। सबसे पहला मौका है आपका महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। तो हमें यहाँ पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करना होगा। इसके अलावा दूसरा है आपका पीएम विकास योजना, पीएम विकास, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तीसरा है पर्यटन और 4th है आपका हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ। तो ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अगर फोकस किया जाए तो ये देश के अंदर काफी बड़ा बदलाव लाएंगे। चलिए अभी बात करते हैं बजट की प्राथमिकताओं को लेकर। तो बजट की प्राथमिकताएं इस बार क्या रही हैं? प्रस्तुत बजट में 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है जिन्हें आपको अच्छे से देखना है, समझना है, याद कर लेना है, जो एक दूसरे का संपूर्ण तथा अमृत काल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करेंगी। तो फ्रेंड्स आपको इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस बार के बजट में जो 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है उन्हें सप्तऋषि के नाम से जाना गया है। तो ये सप्तऋषि या 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है आपके सामने समावेशी विकास। तो प्राथमिकता 1 है आपका समावेशी विकास। हमें समावेशी विकास पर फोकस करना है और समावेशी विकास लाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए समावेशी विकास के तहत निम्नलिखित को समाहित किया गया है। सबसे पहला है आपके सामने कृषि वर्धक निधि। तो कृषि वर्धक निधि क्या है? देखिए युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोल सके। देखिए जो युवा हैं ग्रामीण क्षेत्रों में
एग्री स्टार्टअप्स खोल सकें, इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों के सामने आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। तो आपने यहाँ पर देखा समावेशी विकास के अंतर्गत सबसे पहली पहल है यहाँ पर कृषि वर्धक निधि। तो यहाँ पर युवाओं को कृषि से रिलेटेड स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उसका समाधान भी किया जाएगा। दूसरा है आपका आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तीसरा है मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र। तो मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र देखिए, सिरी अन्न, आपको पता है कि अभी हाल ही के दिनों में जो मोटा अनाज होता था, मोटे अनाज को सिरी अन्न का नाम दिया गया है और उसको काफी प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र सिरी अन्न भारत दुनिया का सबसे बड़ा सिरी अन्न उत्पादक देश तथा दूसरा सबसे बड़ा सिरी अन्न निर्यातक देश है। तो यहाँ पर आपको सिरी अन्न मिलेट यानी कि मोटे अनाज के बारे में इस फैक्ट को याद रखना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सिरी अन्न उत्पादक देश है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश भी है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मत्स्य पालन क्षेत्र। तो 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना के बारे में आपको पता करना है कि इसको कब चलाया गया था। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि। जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। देखिए ये आपका स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर है और यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर है। तो स्वास्थ्य पर 2019 में 1.4% जीडीपी का खर्च किया गया था। 2023 में जीडीपी का 2.1% आपका हेल्थ सेक्टर स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। अगर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा पर 2019 में जीडीपी का 2.8% खर्च किया गया था, जिसे 2023 में बढ़ाकर 2.9% कर दिया गया है। तो हमने यहाँ पर देखा प्राथमिकता एक समावेशी विकास। दूसरी प्राथमिकता है इस बार के बजट की अंतिम छोर तक पहुँचना। देखिए अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना। इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर आप इनको समझेंगे। सबसे पहला है आपके सामने आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉकों को यानी कि कवर करने हेतु शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों पीवीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु इस मिशन को प्रारंभ किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने हेतु 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट देखिए तीसरी प्राथमिकता है फ्रेंड्स आपकी अवसंरचना और निवेश। तो इस बार के बजट की 2 प्राथमिकता हमने देखी। तीसरी प्राथमिकता क्या है? अवसंरचना और निवेश। देखिए पूंजीगत निवेश परिव्यय कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। यह वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक है। तो आप देख सकते हैं अवसंरचना और निवेश के बारे में। इसके अलावा प्रभावी पूंजीगत व्यय, केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। नेक्स्ट है रेलवे। रेलवे हेतु 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2013-14 के परिव्यय की तुलना में लगभग 9 गुना ये ज्यादा है।
नेक्स्ट है आपका शहरी अवसंरचना विकास निधि। तो आप देख सकते हैं RIDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा। इस बार के बजट की प्राथमिकता चौथी प्राथमिकता है सक्षमता को सामने लाना। सक्षमता को सामने लाने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है आपके सामने मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी क्या है, चलिए समझते हैं। मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित की जा रही है। तो बेसिकली मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए है, इनके क्षमता निर्माण के लिए है। देखिए, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आई गॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने हेतु जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इसके अलावा एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके अलावा विवाद से विश्वास फर्स्ट देखिए MSME के लिए लचीला संविदा निष्पादन, विवाद से विश्वास 2 संविदागत विवादों का निपटान हेतु मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता घटाने हेतु किसी एक IIT को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस बार की बजट की पांचवी प्राथमिकता है हरित विकास। चलिए हरित विकास को देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने हेतु लाइफ का मतलब होता है, लाइफ की फुल फॉर्म होती है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। हरित हाइड्रोजन मिशन, और इसी हरित विकास के अंतर्गत हरित हाइड्रोजन मिशन को शुरू किया गया है। तो चलिए समझते हैं हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है। हाल ही में 19,700 करोड़ के परिव्यय से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया गया। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना है। इसी के साथ आप PM प्रणाम स्कीम को भी यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए PM प्रणाम स्कीम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशंस फॉर मदर अर्थ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इसे शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर याद रखना है PM प्रणाम स्कीम के बारे में। इसका उद्देश्य है रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उनका संतुलित प्रयोग करना और इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना ही PM प्रणाम स्कीम का उद्देश्य है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम है गोवर्धन स्कीम। तो गोवर्धन स्कीम को यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। देखिए गोवर्धन की फुल फॉर्म होती है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। देखिए तो गोवर्धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे जिनकी कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट है आपकी मिष्टी योजना। मिष्टी योजना क्या है इसे भी आपको अच्छे से समझना है। तो मिष्टी योजना बेसिकली वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल की शुरुआत की जाएगी। तो मिष्टी की फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिष्टी की फुल फॉर्म है तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल। इंग्लिश में आप देख सकते हैं मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये थी आपकी मिष्टी स्कीम।
इसके अलावा दोस्तों इस बार के बजट की छठी प्राथमिकता है युवा शक्ति। चलिए युवा शक्ति को देखते हैं। इसके अंतर्गत कुछ पहलों को शुरू किया गया है, जिसमें सबसे पहली है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा यूनिटी मॉल राज्यों को राजधानियों के सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि इसके माध्यम से ओपी जीआई उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा मिल सके। इस बार के बजट की 7वीं प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र। तो वित्तीय क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी। विगत वर्ष एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अब कॉपर्स में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर नवीकृत योजना का 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए का संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1% की कमी आएगी। देखिए, तो ये है हमारा वित्तीय क्षेत्र। इसके अलावा राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक एककालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा इस बार के बजट का सप्तऋषि 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी थी, जो कि इस बार के बजट की एक प्रमुख विशेषता है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान 45.03 लाख करोड़ रुपए है, जिसका अर्थ है कि सरकार द्वारा कुल 45.03 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति एवं इतनी ही राशि का व्यय भी किया जाएगा। इसके अलावा कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 58.45% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 41.55% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। देखिए, चलिए बात करते हैं टैक्स के बारे में। इस बार के बजट में टैक्स के लिए कर के बारे में क्या सब नया किया गया है। तो बजट में व्यक्तिगत आयकर के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के मामले में 5 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली घोषणा रिबेट से संबंधित है। देखिए, वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी प्रकार के आयकर का भुगतान नहीं करते हैं, अतः रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। ये पॉइंट आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए, इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। तो ये थी आपकी पहली घोषणा, जो कि कर से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है। दूसरा प्रस्ताव मध्यम आय वर्ग से संबंधित है। चलिए इसे भी समझते हैं। तो वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की गई थी। वर्तमान में स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कर की नई दरें निम्न अनुसार है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, आप देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु। तो यहाँ पर इस टेबल में कर की दरें बताई गई हैं, कितने पर कितना टैक्स लगने वाला है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो तीसरा प्रस्ताव वेतन भोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगी वर्ग के लिए है, जिनके लिए मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है।
और फोर्थ आप देख सकते हैं व्यक्तिगत आय कर में चौथी घोषणा देश की अधिकतम कर की दर जो 42.74% है से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक दरों में से एक है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। देखिए, अंततः पांचवी घोषणा गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपए प्रति माह था। सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए, नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया गया है, तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा। तो इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, सब्सिडी 7% तथा रक्षा व्यय 8% रहेगा। तो इन पॉइंट्स को भी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सिडी। अगर बात करें सब्सिडी की, तो कुल सब्सिडी कहाँ पर कितना जा रही है। देखिए, खाद्य सब्सिडी आपकी 48.96% है, उर्वरक सब्सिडी 43.44% है, ब्याज सब्सिडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेट्रोलियम सब्सिडी देख सकते हैं। इसके अलावा बजट अनुमान देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, शीर्ष 3 कर राजस्व आपको किससे मिलता है, तो सबसे पहला है आपका वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से 9.57 लाख करोड़ रुपए कर के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आपका निगम कर है और तीसरे नंबर पर आपका आयकर है। तो इनको आपको क्रमवार इसी तरीके से याद रखना है। फ्रेंड्स, तो अभी हमने डिस्कस किया केंद्रीय बजट 2023-24। अभी हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। चलिए इकोनॉमिक सर्वे के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया। मौजूदा डॉलर मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। विश्व भर की एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2023 में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था माना है, जिसकी वृद्धि दर 6.5 से 7% अनुमानित है। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको टेबल दी गई है, जिसमें प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य एवं उनके उत्पादन को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी फसल दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसके उत्पादक जो टॉप 3 स्टेट हैं वो कौन से हैं। जैसे सबसे पहले है आपके सामने चावल। तो चावल का उत्पादन करने वाले टॉप 3 स्टेट कौन से हैं। सबसे पहला है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश और तीसरा है आपका पंजाब। तो इस प्रकार से आपको इन फसलों के टॉप 3 स्टेट को याद रखना है उत्पादन के मामले में। तो चावल का हो गया। दूसरा है गेहूं। गेहूं के उत्पादन के मामले में सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आपका पंजाब है।
नेक्स्ट है आपका मक्का। मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर महाराष्ट्र है। मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है आपका अरहर। अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दालें। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, देन आपका महाराष्ट्र और राजस्थान है। चना की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कुल खाद्यान्न की बात करें तो नंबर 1 पर आपका उत्तर प्रदेश है, देन मध्य प्रदेश और पंजाब है। मूंगफली की आप देख सकते हैं, सरसों, सोयाबीन, तिलहन, इन सबको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। गन्ने के उत्पादन की बात करें तो गन्ने के उत्पादन में टॉप पर उत्तर प्रदेश है, देन महाराष्ट्र और कर्नाटक है। कपास के उत्पादन में टॉप पर गुजरात है, देन महाराष्ट्र और तेलंगाना है। देन आप इन सबको भी देख सकते हैं। चलिए अभी आप बात करते हैं एक दूसरे टेबल की। अगर बात करें आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन से हैं, जहां से सबसे ज्यादा आयात किया जाता है, वो टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है चीन। चीन से सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है। दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथे नंबर पर सऊदी अरब, 5वें नंबर पर इराक है। तो ये टॉप 5 कंट्री है जहां से इंडिया सबसे ज़्यादा आयात करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश भी देख सकते हैं, जहां पर इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। तो ये टॉप 5 कंट्री हैं। सबसे ज़्यादा निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाता है, दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है, देन आपका चीन है, बांग्लादेश है, हांगकांग या सिंगापुर है। तो ये टॉप 5 कंट्री हैं निर्यात की दृष्टि से, इन्हें भी आपको याद करना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने केंद्रीय बजट 2023-24 और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स आपको जो भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं आज की क्लास में, इन सब का आपको एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, नोट्स तैयार कर लेना है, उसे बार बार रिवाइज करना है। देखिए आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम। ये फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने मौद्रिक नीति वक्तव्य अगस्त 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौद्रिक नीति के बारे में तो क्या सब अपडेट है। देखिए 10 अगस्त 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 जारी किया गया। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी वक्तव्य के तहत यह निर्णय लिया गया कि देखिए चल निधि समायोजन सुविधा LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत नीतिगत रेपो दर रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा जाए। तो रेपो रेट कितना रखा है, 6.50%। और इसमें ये यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि जो LAF है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो आपका रेपो रेट होता है उसको 6.50% के साथ में अपरिवर्तित रखा जाए। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75% एवं बैंक दर 6.75% में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगस्त 2023 में जारी नीतिगत दरें निम्नलिखित हैं। रेपो रेट यहाँ पर आपका 6.50% है, स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% है, सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75% है, बैंक रेट 6.75% है और स्थिर प्रत्यावर्तनीय रेपो दर 3.35% है। देखिए मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार जहां आरक्षित अनुपात रिजर्व रेशो के तहत CRR तथा SLR को 4.50% और SLR आपका 18% पर बनाए रखा गया है। तो CRR कितना है आपका 4.50%, SLR कितना है 18%। वहीं बचत जमा सेविंग्स डिपॉजिट दर को 2.70 से 3% तथा आधार दर बेस रेट को 8.85% से 10.10% पर बनाए रखा गया है। ये माइनस देखिए 10.10%।
दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपने देखिए इकोनॉमिक्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप समझते होंगे सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट्स क्या होता है, क्योंकि ये सब इकोनॉमिक्स की टर्म है और इकोनॉमिक्स में आपको समझाई जाती हैं। हम अभी यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इनके लिए हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे जहाँ पर हम आपको बताएंगे सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रिजर्व रेशो क्या होता है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% अनुमानित है। तो यहाँ पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि वर्तमान में ये कितना चल रहा है या करंट अफेयर में क्या चल रहा है। देखिए दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट संचलन से बाहर। तो आप सभी को पता है कि 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया। यद्यपि 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा लीगल टेंडर बने रहेंगे। 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। तो ये आप सभी जानते हैं कि 2000 के नोटों को नवंबर 2016 में जारी किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे तुरंत प्रभाव से 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जारी करना बंद करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी रिपोर्ट में यह पाया गया कि 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अन्य मूल्य वर्ग के नोटों की पर्याप्त मात्रा भी उपलब्ध है। उपयुक्त कारणों से एवं भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ मुद्रा नीति को ध्यान में रखते हुए 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया। सभी बैंक 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने अथवा बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ये था आपका 2000 मूल्य वर्ग के नोटों को वापस लेने का निर्णय। नेक्स्ट है आपका सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। चलिए इसको समझते हैं। 20 मार्च 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल www आप देख सकते हैं cityfinance.in रैंकिंग्स को लाइव कर दिया गया है। देश भर के शहरी स्थानीय निकाय अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर 2022 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी कायाकल्प यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने हेतु 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई थी, जो निम्न है। सबसे पहला है आपका सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022, दूसरा है सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का उद्देश्य भारत के शहरों की वर्तमान वित्तीय स्थिति की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार के आधार पर उनका मूल्यांकन कर उन्हें पुरस्कृत करना है। दूसरा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 में भाग लेने वाले यूएलबी का मूल्यांकन निम्नलिखित 3 मापदंडों में 15 संकेतकों के आधार पर किया जाएगा। 3 मापदंड कौन से हैं? पहला है संसाधन जुटाना, दूसरा है व्यय प्रदर्शन, तीसरा है राजकोषीय शासन। इसके अतिरिक्त शहरों को निम्नलिखित 4 जनसंख्या श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत उनके स्कोर के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्रदान किया जाएगा। देखिए 4 मिलियन से अधिक, 1 से 4 मिलियन के बीच, या फिर 100,000 से 1 मिलियन, और या फिर आपका 100,000 से कम। सिटी ब्यूटी कंपटीशन का उद्देश्य भारत में शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने हेतु किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। चलिए म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को समझते हैं। 24 फरवरी 2023 को एनएसई इंडीज लिमिटेड द्वारा देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया। यह इंडेक्स परिपक्वता के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किए गए म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा और निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग देगा। वर्तमान में सूचकांक में 10 जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए 28 नगरपालिका बॉन्ड शामिल हैं, जिनकी ए श्रेणी में क्रेडिट
रेटिंग है। विदित हो कि सूचकांक घटकों को उनकी बकाया राशि के आधार पर भार दिया जाता है। इस इंडेक्स को हर 3 महीने में रिबैलेंस किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक। देखिए, फरवरी 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट शुरू करने वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म बना है। यूपीआई लाइट भुगतान करने हेतु पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है। यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा समर्थित भुगतान सुविधा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं को बिना पिन का उपयोग किए छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा उपयोगकर्ता बिना किसी शुल्क के यूपीआई बैलेंस को कभी भी अपने बैंक में वापस स्थानांतरित कर सकते हैं। यूपीआई लाइट एक डिवाइस वॉलेट है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट की आवश्यकता के बिना भी अपने डिवाइस वॉलेट में पैसे का उपयोग करके रियल टाइम में छोटे भुगतान हेतु सक्षम बनाता है। यह पेटीएम के माध्यम से सिंगल क्लिक के साथ रियल टाइम में लेन देन को भी सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है आपका उत्कर्ष 2.0। चलिए उत्कर्ष 2.0 को समझते हैं, ये क्या है। देखिए, 30 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2023 से 25 की अवधि हेतु मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 का लोकार्पण किया गया। उल्लेखनीय है कि मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा का पहला संस्करण, जो वर्ष 2019 से 22 की अवधि हेतु था, का लोकार्पण जुलाई 2019 में किया गया था। उत्कर्ष 2.0 का उद्देश्य जनता का बैंक में विश्वास एवं बैंक की विश्वसनीयता को संवर्धित करना है। वर्ष 2023 से 25 की समयावधि हेतु उत्कर्ष 2.0 में उत्कर्ष 2022 के मूल उद्देश्यों, मूल्यों एवं मिशन सहित 6 विजन विवरणों को शामिल करते हुए उनकी विशिष्टताओं का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा उत्कर्ष का मिशन है निम्नलिखित को प्रोत्साहित करना। सबसे पहले, मूल्य एवं वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में भारतीय नागरिकों का आर्थिक एवं वित्तीय कल्याण करना, वित्तीय सेवाओं की निष्पक्ष एवं सार्वभौमिक पहुंच तथा एक सुदृढ़, गतिशील एवं संवेदी मध्यस्थता आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना। उत्कर्ष का मूल उद्देश्य है विकास के ध्येय को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक व वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना तथा प्रभावी व समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है आपका इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023। दिसंबर 2022 में रोड मैप टू इंडियाज स्किल एंड टैलेंट इकोनॉमी 2030 थीम से इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। यह इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2022 के 46.2% से बढ़कर वर्ष 2023 में 50.83% के स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार नियोजनीय प्रतिभा एम्प्लॉयबल टैलेंट के संदर्भ में B.com शीर्ष पर रहा, जबकि MBA दूसरे तथा B फार्मा तीसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2023 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि हायरिंग एक्टिविटी की संभावना वाले 3 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, NCR है। उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 शहर हैं मुंबई, लखनऊ, मंगलोर, नई दिल्ली और पुणे। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% योगदान पुरुषों का तथा 33% योगदान महिलाओं का रहा। रोजगार योग्य महिलाओं की सर्वाधिक प्रतिशतता राजस्थान में दर्ज है। उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। पुरुषों की रोजगार योग्य प्रतिभा की उच्चतम सांद्रता गाजियाबाद में 75%, जबकि महिलाओं में रोजगार योग्य प्रतिभा की सर्वाधिक संख्या तिरुपति में दर्ज है। वर्ष 2023 में पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों हेतु बंगलुरु शहर सबसे पसंदीदा शहर बना है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की नियोजनीयता पुरुषों की तुलना में अधिक रही। पुरुष नियोजनीयता 47.2%, महिला नियोजनीयता 52.8% रही।
नेक्स्ट है मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट। चलिए देखते हैं मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट। 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 2014 से 16 के 130 प्रति लाख जीवित जन्म की तुलना में घटकर वर्ष 2018 से 20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या में उत्कृष्ट प्रगति हुई है। यह पूर्व के 6 राज्यों की तुलना में बढ़कर 8 राज्य केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक हो गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप भारत और उसके प्रमुख राज्यों में मातृ मृत्यु अनुपात और मातृ मृत्यु दर को देख सकते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में 97% मातृ मृत्यु अनुपात है और 6.0 मातृ मृत्यु दर है। बात करें असम की, बिहार की, झारखंड की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न राज्यों में क्या आंकड़े हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का आपका 167 167 और 14.3 है। नेक्स्ट है आपका बैंक दर के आधार पर स्वर्ण की कीमत। देखिए, नवंबर 2022 में बैंक दर के आधार पर एक समान स्वर्ण की कीमत लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य हो गया है। केरल में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट स्वर्ण पर एक समान कीमत पेश करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय केरल स्थित ज्वेलर्स, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के मध्य आयोजित बैठक में लिया गया। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने केरल राज्य में अपनी वन इंडिया वन गोल्ड नीति के साथ देश भर में अपने सभी स्टोर्स पर एक समान स्वर्ण की कीमत लागू करने की पहल की है। स्पष्ट है कि केरल सरकार का यह कदम राज्य में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और व्यापार में मूल्य पारदर्शिता लाने में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है आपका नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022। 22 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जारी की गई। वर्तमान रिपोर्ट वर्ष 2020 के संदर्भ में भारत के बड़े राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मृत्यु दर संकेतक और प्रजनन क्षमता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है। वर्ष 2020 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर 19.5 है, जो वर्ष 2019 की तुलना में 0.2 अंकों की गिरावट प्रदर्शित करती है। बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अशोधित जन्म दर बिहार में 25.5 में अधिकतम, केरल में 13.2 में न्यूनतम दर्ज किया गया है। वर्ष 2020 के संदर्भ में देश के लिए अशोधित मृत्यु दर 6.0 है। राष्ट्रीय स्तर पर यह छत्तीसगढ़ में 7.9 अधिकतम, दिल्ली के लिए 3.6 न्यूनतम दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर में भी 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 28 है, जबकि वर्ष 2019 में 30 थी। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात में 3 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2018 से 20 की अवधि में 907 हो गया है, जबकि वर्ष 2017 से 19 की अवधि में 904 था। जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात केरल में दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर वर्ष 2020 में घटकर 2.0 हो गई है, जबकि वर्ष 2019 में यह 2.1 थी। वर्ष 2020 में उच्चतम प्रजनन दर बिहार में दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप नमूना पंजीकरण प्रणाली मई 2022 को देख सकते हैं। देखिए, मई 2022 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2022 जारी किया गया। बुलेटिन में जारी आंकड़े राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2020 के संदर्भ में है। देखिए, जन्म दर, यहाँ पर आप बर्थ रेट देख सकते हैं। विगत 4 दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 36.9 प्रति हजार से गिरकर वर्ष 2020 में 19.5 प्रति हजार पर आ गया है। भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार में तो सबसे कम केरल में है।
जबकि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रही। वर्ष 2020 के संदर्भ में शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा मेघालय है। वर्ष 2020 के संदर्भ में न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा एवं चंडीगढ़ है। राष्ट्रीय स्तर पर विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 14.9 प्रति हजार से गिरकर वर्ष 2020 में 6 प्रति हजार हो गई है। बड़े एवं छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम दिल्ली में तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है। वर्ष 2020 के संदर्भ में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, केरल तथा हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को डिस्कस किया है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर में हम डिस्कस करेंगे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड करंट अफेयर। एग्रीकल्चर किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आज हम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जो भी अपडेट है, जो भी न्यूज़ में रहा है, उन्हें हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने न्यूज़ है पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना। तो इस योजना को समझते हैं आखिर ये क्या है। 20 जुलाई 2023 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई है। तो आप देख सकते हैं, पशुधन क्षेत्र के लिए, लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई है। मंत्रालय द्वारा इस योजना को ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को जोखिम मुक्त ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा हेतु लागू किया गया है। देखिए, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस स्कीम को किस लिए लॉन्च किया गया है। तो इस स्कीम को मंत्रालय द्वारा बेसिकली ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए और पशुधन क्षेत्र में जो भी एमएसएमई काम कर रहे हैं, जो भी छोटे मोटे उद्योग लगे हुए हैं, उनको जोखिम मुक्त ऋण प्राप्त हो सके, इसी के लिए, इसी उद्देश्य के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। योजना के संचालन हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जो पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। इस 750 करोड़ रुपए की निधि का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। तो ये फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्र के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने में सहायता करती है। तो आप देख सकते हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या करती है? यह वित्त की सुविधा प्रदान करती है जो भी पशुधन सेक्टर में, पशुधन क्षेत्र में छोटे मोटे उद्योग लगे होते हैं। यह योजना पहली पीढ़ी के ऐसे उद्यमियों एवं समाज के वंचित वर्गों के लोगों को उधारदाताओं से वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिनके पास अपने उद्यमों हेतु विपणन योग्य धन का अभाव होता है। क्रेडिट गारंटी केवल उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी जो व्यवहार्य हैं तथा एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के तहत आच्छादित यानी कि कवर की गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में, जो कि पशुधन सेक्टर में, पशुधन क्षेत्र में पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम है। नेक्स्ट है आपका अराकू कॉफी तथा काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र। तो हाल ही में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को उसकी प्रसिद्ध अराकू कॉफी तथा काली मिर्च की फसलों हेतु जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में।
इस जैविक प्रमाण पत्र को आधिकारिक रूप से NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। गिरिजन कोऑपरेटिव कारपोरेशन को यह जैविक दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है। इस जैविक प्रमाणीकरण से अराकू कॉफी तथा काली मिर्च को बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। इस कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश की हरी भरी अराकू घाटी में यहाँ के संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र में की जाती है, जो कॉफी उत्पादन के लिए एक बेहतर क्षेत्र है। अराकू घाटी का मौसम कॉफी उत्पादन के लिए विशेष है। इसके साथ ही यहाँ की मिट्टी में भरपूर आयरन होता है, जिसकी वजह से यहाँ उत्पादित होने वाली कॉफी धीरे धीरे पकती है और उसकी विशेष सुगंध बनी रहती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले तथा ओडिशा के कोरापुट जिले के आसपास क्षेत्रों में कॉफी की खेती के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक और जलवायु पारिस्थितियां विद्यमान हैं। अराकू घाटी की लाल लैटेराइट मिट्टी इस कॉफी की पैदावार के लिए बेहतर मानी जाती है। इस कॉफी की पैदावार विशेष तौर पर कार्बनिक पदार्थ युक्त अम्लीय मिट्टी में होती है। इसकी वजह से पौधों को पोटेशियम खूब मिलता है, जबकि इनमें फास्फोरस कम होता है। नेक्स्ट है आपका खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2023-24 के लिए घोषित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये आपका MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस फसल के लिए कितना MSP घोषित किया गया है, यहाँ पर MSP क्या होता है। चलिए, काफ़ी सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के दौरान सभी स्वीकृत खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। तो आप देख सकते हैं MSP में वृद्धि हुई है या उसको कम किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि MSP में वृद्धि की गई है। सर्वाधिक वृद्धि तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है। तो इस फैक्ट को भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में की गई है, तो तिल। सर्वाधिक वृद्धि तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है। उसके बाद मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। आप देख पा रहे होंगे कि तिल कितना बताया गया है, तिल 805 रुपये प्रति कुंटल इसमें ये होगा, और इसके बाद आपका जो मूंग है ये 803 रुपये प्रति कुंटल मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आप इस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ फसलें दी गई हैं और यहाँ पर ये देखिए, ये 2022-23 का MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये 2023-24 का लेटेस्ट है जिनकी घोषणा अभी की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ष 2022-23 की तुलना में MSP में कितनी वृद्धि की गई है। यहाँ पर आप प्रतिशत में देख सकते हैं कि लागत से अधिक लाभ कितने प्रतिशत यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले आपके सामने फसल है धान। तो धान आप देख पा रहे होंगे कि 2022-23 में धान का MSP कितना था, 2040, और अभी 2023-24 में कितना हो गया है, 2183। तो यहाँ पर 2022-23 की तुलना में 143 की वृद्धि हुई है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बाकी की फसलों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये बाजरा है। बाजरा 2350 था यहाँ पर 22-23 में, और 23-24 में 2500 हो गया है। टोटल 150 की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। बाकी की फसलों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये आपकी बाकी की फसल है उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, तिल, सोयाबीन, नाइजर सीड और कपास। तो ये बाकी की फसल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बागवानी फसलों का उत्पादन 2021-22। देखिए, जून 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन संबंधित अंतिम आंकड़े जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल 28.04 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 347.18 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन अनुमानित है।
वर्ष 2021-22 में सब्जियों का उत्पादन 209.14 मिलियन टन अनुमानित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी उत्पादक शीर्ष 5 राज्य है। तो सब्जी के उत्पादन में टॉप 5 स्टेट कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले है आपके सामने उत्तर प्रदेश, देन पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट हैं। और भारत की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, तो ये था सब्जी के उत्पादन में टॉप 5 स्टेट। इसके बाद है फल के उत्पादन में टॉप 5 स्टेट। तो ये हैं आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये फल के उत्पादन में टॉप 5 स्टेट हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको समग्र बागवानी उत्पादन में टॉप 5 स्टेट बताए गए हैं। ये हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके बाद है आपका बागानी फसल उत्पादक शीर्ष 5 राज्य है। ये हैं आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट है आपका मसाला उत्पादक शीर्ष 5 राज्य है। ये हैं आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना। नेक्स्ट है आपका समग्र फूल उत्पादक शीर्ष 5 राज्य है। ये हैं आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी खरीफ अभियान 2023। देखिए, 3 मई 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2023-24 का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कृषि में भू स्थानिक डाटा के लिए एक एकीकृत ऐप कृषि मैपर का भी उद्घाटन किया गया है। तो कौन सी ऐप है यहाँ पर? कृषि मैपर। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 19% योगदान है और देश की लगभग 2/3 आबादी इसी क्षेत्र पर निर्भर है। सम्मेलन में सरकार द्वारा देश भर में 3.25 लाख से अधिक उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं, बल्कि मिट्टी का परीक्षण और खेती की तकनीकों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सम्मेलन में वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3,320 लाख टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए दलहन उत्पादन का लक्ष्य 278.1 लाख टन की तुलना में 292.5 लाख टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 400 लाख टन से बढ़ाकर 440 लाख टन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा श्री अन्न का कुल उत्पादन वर्ष 2022-23 के 159.1 लाख टन से बढ़ाकर 2023-24 में 170 लाख टन करना है। कृषि एवं संबंधित निर्यात जो वर्ष 2020-21 में 41.86 बिलियन US डॉलर था, वर्ष 2021-22 में 19.99% वृद्धि के साथ 50.24 बिलियन US डॉलर हो गया है। नेक्स्ट है आपका GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। चलिए इसे समझते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 और उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है और ये 4 नए उत्पाद हैं। बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक, कालपीका हस्तनिर्मित कागज और बारंबाकी हैंडलूम। ये 4 नए उत्पाद हैं जिन्हें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में GI टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आ गया है। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पर आपका तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। बागपत होम फर्निशिंग, चलिए इन उत्पादों के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहला है बागपत होम फर्निशिंग। तो बागपत जनपद होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चादरें, गद्दे, तौलिए, तकिए आदि उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। दूसरा है अमरोहा ढोलक। तो अमरोहा ढोलकों एवं अन्य बीटिंग वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है अमरोहा। तो अमरोहा किस लिए प्रसिद्ध है? ढोलकों एवं अन्य बीटिंग वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए। इन यंत्रों के खोखले ब्लॉक्स के निर्माण के लिए आम व शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में पशुओं के चमड़े से मढ़ा जाता है। तीसरा है कालपी का हस्त निर्मित कागज। अपशिष्ट कागज
एवं कपड़े से हस्त निर्मित कागज बनाना काल्पी की प्रमुख शिल्प कला है। नेक्स्ट है बाराबंकी हैंडलूम। बाराबंकी जनपद हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। तो आपने देखा अभी हाल ही में 4 नए उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप कांगड़ा चाय के बारे में देख सकते हैं। कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी, जो 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। कांगड़ा चाय को वर्ष 2005 में भारतीय जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपका मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022। देखिए 15 मार्च 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग का वार्षिक संकलन मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 का अनावरण हुआ। यह पुस्तक वर्ष 2021-22 के लिए 4 प्रमुख पशुधन उत्पादों जैसे दुग्ध, अंडा, मांस तथा ऊन के उत्पादन अनुमानों का प्राथमिक स्रोत है। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन 221.06 मिलियन टन रहा। FAO के अनुसार कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। तो इस पूरी करंट अफेयर में ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है FAO के अनुसार। विगत वर्ष की तुलना में कुल दुग्ध उत्पादन में 5.29% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन रही। वर्ष 2021-22 के दौरान दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है, देन आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश है। वर्ष 2021-22 के दौरान देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उपयुक्त शीर्ष 5 राज्यों का योगदान 53.11% रहा। नेक्स्ट है वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन। चलिए इसे समझते हैं। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक मोटे अनाज या फिर श्री अन्न, तो आपको पता है कि श्री अन्न मोटे अनाज को दिया गया नाम है। तो नई दिल्ली में श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था 18 मार्च 2023 को। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा मोटे अनाज श्री अन्न पर स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्के का विमोचन भी किया गया। साथ ही भारतीय मोटे अनाज स्टार्टअप्स का संग्रह एवं बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड का भी विमोचन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटे अनाज का राज्यवार उत्पादन 2021-22। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हैं। राजस्थान में 27% है, महाराष्ट्र में 15% है, उत्तर प्रदेश में 14% है, कर्नाटक में 13% और मध्य प्रदेश में 8% है। ये आपका मोटे अनाज का उत्पादन है राज्यों में। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट के दौरान मोटे अनाज को श्री अन्न या उत्कृष्टतम अनाज की संज्ञा दी थी। तो श्री अन्न की संज्ञा किसने दी थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करते समय मोटे अनाज को श्री अन्न की संज्ञा प्रदान की। नेक्स्ट है आपका रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2023-24। 18 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी फसलों के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में सर्वाधिक वृद्धि मसूर तथा रेपसीड एवं मस्टर्ड में की गई है। देखिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि आप देख पा रहे हैं। गेहूं ये आप देख रहे हैं 2022-23 में 2015 था गेहूं का, 2023-24 में 2125 हो गया है। जौ का यहाँ पर आप देख सकते हैं, चना मसूर का यहाँ पर देख पा रहे हैं। मसूर का 2022-23 में 5500 था, अभी 6000 कर दिया गया है।
नेक्स्ट है आपका एशियाई पाम ऑयल गठबंधन। देखिए सितंबर 2022 में ग्लोबॉयल इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एशियाई पाम ऑयल गठबंधन और ग्लोबॉयल इंडिया सम्मेलन ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। गौरतलब है कि यह सम्मेलन विश्व के अग्रणी खाद्य तेल और कृषि व्यापार सम्मेलन प्रदर्शनियों एवं पुरस्कारों में से एक है। सम्मेलन के दौरान एशियाई पाम ऑयल गठबंधन को लॉन्च किया गया। तो एशियाई पाम ऑयल गठबंधन को कब लॉन्च किया गया है? ग्लोबॉयल इंडिया सम्मेलन के दौरान। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातक देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने इस गठबंधन का गठन किया है। इन 5 देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। देखिए एशियन पाम ऑयल अलायंस की पहली आम सभा का आयोजन भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए ग्लोबॉयल शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। इसके साथ ही अतुल चतुर्वेदी को इस गठबंधन के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस गठबंधन का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है? अतुल चतुर्वेदी को। इनका नाम भी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने कृषि से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर था आपका 1 साल का, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी उद्योग क्षेत्र पर होगी। देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे आपका उद्योग क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है 1 साल के अंदर और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला है आपके सामने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्ना का दर्जा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में महारत्ना का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो आप देख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए इस पूरी न्यूज को समझते हैं। 3 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सितंबर 2022 में REC को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 हो गई है, जो निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है अभी टोटल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 हो गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिलने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 13 महारत्न कंपनियों को। सबसे पहले आपके सामने भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, देन BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, गेल है, गेल इंडिया लिमिटेड, IOCL है, NTPC लिमिटेड, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, देन सेल है, देन PGCIL, HPCL, PFC और REC, और देन अभी आपको पता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। तो अभी टोटल 13 हो गई हैं। इस चीज को यहाँ पर आपको याद रखना है। दूसरी न्यूज है आपके सामने ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्राप्त। चलिए इसको समझते हैं। अभी हमने देखा था महारत्न का दर्जा, अभी हम देखेंगे नवरत्न का दर्जा। देखिए 3 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इससे पूर्व अप्रैल 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद भारत में वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवरत्न कंपनियां टोटल कितनी है? 13, जो निम्नलिखित है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपकी नवरत्न कंपनियां हैं। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देन आपका EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है। तो यहाँ पर ये कंपनियां जो हैं ये सब आपकी नवरत्न कंपनियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। चलिए इसे समझते हैं। 17 जुलाई 2023 को भारत के नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे नीति आयोग के द्वारा
जारी किया गया है। इस सूचकांक को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया है। और नीति आयोग के साथ और कौन इसके साथ था, तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वैश्विक व्यापार के संदर्भ में भारत के निर्यात प्रदर्शन की चर्चा की गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक एक व्यापक व्यवस्था है जो देश में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों का आकलन करती है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट मुख्यतः 4 स्तंभों 4 पिलर्स जैसे पॉलिसी, नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, व्यवसाय पारितंत्र, देन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, निर्यात पारितंत्र, देन निर्यात निष्पादन, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कौन कौन से 4 पिलर हैं। जैसे कि आपको पता है कि निर्यात तैयारी सूचकांक ये 4 पिलर पर आधारित है, 4 पिलर्स पर। इन पिलर को भी यहाँ पर आपको याद रखना है। एक पिलर आपका पॉलिसी है, दूसरा पिलर बिजनेस इकोसिस्टम है, तीसरा पिलर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है और 4th पिलर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। तो इन्हें यहाँ पर आपको याद रखना है। ये 4 स्तंभ 10 उप स्तंभों पर आधारित है। सूचकांक में 56 संकेतकों इंडिकेटर्स का भी उपयोग किया गया है जो राज्य एवं जिला स्तर दोनों पर निर्यात के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को समग्रता में दर्शाते हैं। इस सूचकांक में राज्यों को 4 श्रेणियों जैसे कोस्टल तटीय, भू आबद लैंडलॉक्ड, हिमालयन तथा केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में बांटा गया है। तो 4 श्रेणियों में यहाँ पर बेसिकली राज्यों को बांटा गया है। एक आपका तटीय राज्य है, एक आपके लैंडलॉक राज्य हैं, तीसरे आपके हिमालयन राज्य हैं और चौथे आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, तटीय राज्यों की श्रेणी में कुल 8 राज्य हैं। इस श्रेणी में 80.89 स्कोर के साथ शीर्ष राज्य है तमिलनाडु है, जबकि अंतिम स्थान पर केरल को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तटीय राज्यों में टॉपर कौन है, तो तटीय राज्यों में टॉपर है आपका तमिलनाडु और अंतिम स्थान पर है केरल। इसके अलावा हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कुल 9 राज्य शामिल हैं, जिनमें उत्तराखंड 59.13 स्कोर के साथ शीर्ष राज्य है, जबकि मिजोरम 16.96 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में कुल 10 राज्य हैं, जिनमें 63.65 स्कोर के साथ हरियाणा शीर्ष पर है, जबकि 39.10 स्कोर के साथ छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर है। हम बात कर रहे हैं निर्यात सूचकांक की। देखिए, भू आबद राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 61.23 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि बिहार 9वें स्थान पर है। तो यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति को भी देखा। उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ पर आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, ये तीसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश एवं छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 9 राज्य शामिल हैं, जिनमें 51.58 स्कोर के साथ गोवा शीर्ष पर एवं 11.30 स्कोर के साथ लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर हैं। तो ये चीजें भी यहाँ पर आपको याद रखनी है। देखिए, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 समग्र रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे टॉप पर है आपका तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है और चौथे नंबर पर गुजरात है और 5वें नंबर पर हरियाणा है। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट हैं। तमिलनाडु एक तटीय राज्य है, महाराष्ट्र एक तटीय राज्य है, कर्नाटक भी तटीय राज्य है और गुजरात भी तटीय राज्य है। हरियाणा आपका एक लैंडलॉक स्टेट है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य है। देखिए, तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य बना है। चलिए इसको समझते हैं। जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में तमिलनाडु भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के मध्य भारत द्वारा लगभग 23.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात किया गया है। भारत सरकार के निर्यात पोर्टल द्वारा, कौन सा पोर्टल है यहाँ पर, निर्यात पोर्टल, भारत सरकार के निर्यात पोर्टल। देखिए, आप यहाँ पर निर्यात की फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो भारत सरकार के निर्यात पोर्टल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 3 गुना हो गया है।
आंकड़ों के अनुसार जहां वित्त वर्ष 2021-22 में तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। राज्य में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पैगाट्रॉन जैसी प्रमुख कंपनियों के उत्पादन प्रारंभ करने की वजह से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। देखिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर वित्त वर्ष 2022-23 एवं 2021-22 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के शीर्ष 5 निर्यातक राज्य यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपका तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात है। तो ये टॉप 5 स्टेट है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023। देखिए जून 2023 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस वर्ष की सूची में भारत ने वर्ष 2022 की अपनी रैंकिंग में 2 पायदानों की गिरावट दर्ज करते हुए 21वीं रैंकिंग हासिल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2023, ये आपके यहाँ पर टॉप 5 कंट्री दी गई हैं, यहाँ पर टॉप 5 सिटी दी गई हैं। देखिए टॉप 5 कंट्री है यहाँ पर आपकी अमेरिका, यूएसए, यूके, इजराइल, कनाडा और स्वीडन। सूचकांक में शामिल विश्व के 1000 शहरों में भारत के 38 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 2 शहरों बंगलुरु को 8वां, नई दिल्ली को 13वां को शीर्ष 20 में शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं टॉप 20 में बंगलुरु और नई दिल्ली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। चलिए इसे देखते हैं। तो दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिल्ली में भारत का पहला हरित इस्पात ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा लॉन्च किया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत का पहला हरित इस्पात ब्रांड कौन सा है, ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है, ये है आपका कल्याणी फेरिस्टा। इसे आप याद रखेंगे। अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा किया गया है। कल्याणी समूह द्वारा इस स्टील के निर्माण में अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया गया है, जिससे पर्यावरण में 0 कार्बन फुटप्रिंट की स्थिति रहेगी। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। देखिए 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में। इस सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा और इसका समापन 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ग्लोबल ट्रेड शो तथा इन्वेस्ट यूपी 2.0 का भी शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार का एक शीर्ष निवेश सम्मेलन है। आप देख सकते हैं यह एक ऐसी पहल है जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुकूल है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक एस्पिरेशनल टारगेट निर्धारित किया है। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों MOU के माध्यम से लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निवेश प्रस्तावों के क्षेत्रवार विभाजन से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुल निवेश का लगभग 45% प्राप्त हुआ है। देखिए इसके अलावा पूर्वांचल निवेश के मामले में दूसरे स्थान पर है। पूर्वांचल को कुल निवेश का 29% प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मध्य उत्तर प्रदेश, मध्यांचल तथा बुंदेलखंड में से प्रत्येक कुल निवेश प्रस्ताव का लगभग 13% प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लगभग 4.70% झांसी को प्राप्त हुआ है। क्षेत्रवार निवेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शीर्ष पर है, जिसे कुल निवेश प्रस्ताव का 15.47% प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं।
देखिए, जनवरी 2023 में विश्व की अग्रणी ब्रांड मूल्यांकन परामर्शदाता कंपनी ब्रांड फाइनेंस द्वारा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट जारी की गई। विश्व के शीर्ष 3 ब्रांड यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका अमेरिका का अमेजॉन। देखिए, ये आपका रिटेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दूसरा अमेरिका का ही एप्पल ब्रांड है जो कि आपका टेक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और तीसरा आपका अमेरिका का गूगल ब्रांड है जो आपका मीडिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये वर्ल्ड के टॉप 3 ब्रांड हैं। रैंकिंग में भारत 12 ब्रांड के साथ 7वें स्थान पर रहा, जिसका कुल ब्रांड मूल्य 108.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा वैश्विक हिस्सेदारी 1.4% है। 69वीं रैंक के साथ टाटा समूह इस सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है जो अभियांत्रिकी एवं निर्माण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। देखिए, 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति को मंजूरी प्रदान की। यह नीति अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए एवं पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। यह नीति पहले 2 लाख दोपहियों, पहले 50,000 तिपहियों और 25,000 चौपहियों इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान भी करती है। यह नीति राज्य में पहली 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी सब्सिडी का प्रावधान करती है। नेक्स्ट है आपका लीड्स 2022। तो लीड्स 2022 देखिए, 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। लीड्स की फुल फॉर्म होती है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो लॉजिस्टिक प्रभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक्स पारितंत्र के प्रदर्शन के मापन में मदद करती है। लीड्स 2022 रिपोर्ट 3 स्तंभों जैसे पहला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, दूसरा है सेवा सर्विसेज और तीसरा है यहाँ पर आपका संचालनात्मक एवं विनियामक वातावरण पर केंद्रित है। तो इन 3 पिलर पर ये केंद्रित है। ये 3 स्तंभ लॉजिस्टिक्स पारितंत्र की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम शुरू हो जाता है और सबसे पहली आपकी न्यूज़ है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। तो इसे यहाँ पर आपको डिटेल में अच्छे से समझना है। देखिए, 5 जुलाई 2023 को अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा। ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 का केंद्रीय विषय है सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। इसके बाद विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4% बढ़कर 916 बिलियन डॉलर या वैश्विक प्रवाह का 70% से अधिक हो गया, जो एक रिकॉर्ड हिस्सेदारी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4% बढ़ा है। वर्ष 2022 में विकसित देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह FDI इनफ्लोज 37% कमी के साथ 378 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया, जबकि विकासशील देशों में यह 4% वृद्धि के साथ 916 बिलियन डॉलर रहा। वर्ष 2022 में वैश्विक FDI अंतर्वाह FDI इनफ्लो में विकासशील देशों का हिस्सा 70.8% रहा, जबकि विकसित देशों का हिस्सा मात्र 29.2% ही रहा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह FDI इनफ्लो दर्ज किया गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में भारत घोषित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश तथा अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह के संदर्भ में वर्ष 2022 में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। वर्ष 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह इनफ्लो में 12% की कमी दर्ज की गई है। यह वर्ष 2021 के 1478 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2022 में 1295 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया है। वर्ष 2022 में एफडीआई अंतर्प्रवाह की दृष्टि से शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका, चीन और सिंगापुर। वर्ष 2022 में क्रमशः अमेरिका, यूएसए, जापान तथा चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्प्रवाह के संदर्भ में शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं रही हैं। वर्ष 2022 में भारत से एफडीआई बहिर्प्रवाह यानी कि भारत से जो एफडीआई बाहर गया है 11.76% की कमी के साथ 15 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया, जबकि वर्ष 2021 में यह 17 बिलियन डॉलर था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है आपकी वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2023। चलिए इसे समझते हैं। 13 जून 2023 को विश्व बैंक समूह द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 38 का नवीनतम संस्करण शीर्षक से रेमिटेंस रेमेन रेजिलिएंट बट आर स्लोइंग शीर्षक से जारी किया गया। इस रिपोर्ट में नवंबर 2022 में प्रकाशित पिछली रिपोर्ट के बाद से वैश्विक प्रेषण प्रवाह ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो में हुई प्रमुख गतिविधियों का वर्णन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 1.4% की धीमी वृद्धि के साथ प्रेषण प्रवाह 656 बिलियन डॉलर होने का पूर्वानुमान है। वर्ष 2023 तथा वर्ष 2024 के लिए वैश्विक प्रेषण प्रवाह क्रम से 840 बिलियन डॉलर तथा 858 बिलियन डॉलर पूर्वानुमानित है। वर्ष 2023 तथा 2024 के संदर्भ में वैश्विक प्रेषण प्रवाह में क्रम से 1.1% और तथा लगभग 2% की वृद्धि दर पूर्वानुमानित है। वर्ष 2022 में प्रेषण प्राप्तकर्ता शीर्ष 5 देश हैं, भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस तथा पाकिस्तान। तो ये टॉप 5 कंट्री को यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2023। जून 2023 में कोरसेरा संस्थान द्वारा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। यह इस रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। जीएसआर 2023 में 100 देशों को शामिल किया गया है। जीएसआर ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2023 में समग्र कौशल दक्षता स्किल प्रोफिशिएंसी के मामले में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ध्यातव्य है कि स्विट्जरलैंड ने वर्ष 2022 में भी समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। नाइजीरिया ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, स्विट्जरलैंड ने। अंतिम स्थान पर कौन है आपका, नाइजीरिया। रिपोर्ट के अनुसार समग्र कौशल दक्षता के संदर्भ में भारत ने 68वें स्थान से सुधार करते हुए वर्ष 2023 में 60वां स्थान हासिल किया है। तो इंडिया की कौन सी रैंक आई है, 60। इसे आपको याद रखना है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 13वें स्थान पर है। विश्व स्तर पर कोर्सेरा प्रशिक्षण प्रोग्राम से जुड़े शिक्षार्थियों की संख्या के संदर्भ में भारत 19 मिलियन प्रशिक्षुओं के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा समग्र कौशल दक्षता के संदर्भ में भारतीय राज्यों में क्रमशः पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र अग्रणी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसी क्रम में बिहार 7वें व उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023। देखिए हाल ही में यूके स्थित कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 की घोषणा की गई। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। विगत वर्ष 2022 में इस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में
तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2023 में सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डों की सूची में जापान का टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीर्ष पर रहा। कर्मचारी सेवा के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। चीन के शेनज़ेन बाओआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व में सबसे अधिक सुधार करने वाले हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अवार्ड्स की सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डों को 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है, जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवाई अड्डों के नाम। तो ये है आपका नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी 36 रैंक आई है। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 65 रैंक, बेंगलुरु का कैंप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 69 रैंक और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 84 रैंक इसकी यहाँ पर आई है। तो ये 4 भारतीय हवाई अड्डे हैं जो ये 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। भारतीय हवाई अड्डों को प्राप्त अन्य पुरस्कार यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया साउथ एशिया, द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को भी बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया और बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया के रूप में भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जुलाई 2023। चलिए इसे भी देखते हैं। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जुलाई 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक है नियर टर्म रेजिलियंस पर्सिस्टेंट चैलेंजेस। तो ये इसका शीर्षक है। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2022 के लिए 7.2% दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2023 एवं 2024 के लिए यह क्रमशः 6.1% एवं 6.3% पूर्वानुमानित है। वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.5% दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 दोनों वर्षों के लिए 3% पूर्वानुमानित है। नेक्स्ट है आपका एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023। देखिए, मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जुलाई 2023 जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2022 के लिए विकासशील एशिया की GDP वृद्धि दर 4.3% दर्ज है, वहीं जुलाई 2023 एवं जुलाई 2024 हेतु यह क्रमशः 4.8% एवं 4.7% अनुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.2% दर्ज है। जुलाई 2023 एवं जुलाई 2024 के लिए यह क्रमशः 6.4% एवं 6.7% अनुमानित है। नेक्स्ट है आपका OECD आर्थिक परिदृश्य जून 2023। देखिए, OECD द्वारा जारी आर्थिक परिदृश्य जून 2023 इकोनॉमिक आउटलुक जून 2023 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक GDP वृद्धि दरें निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक GDP वृद्धि दर 2023 और 2024 के लिए। तो ये पूरा वर्ल्ड का यहाँ पर दिखाया गया है। अमेरिका की बात करें तो 1.6, 2024 में 1.0 दिखाई गई है। भारत की बात करें तो भारत की 2023 में 6.0 और 2024 में 7.0 दिखाई गई है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जून 2023। जून 2023 में विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिकी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2023 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत 7.2% की अनुमानित है। यहाँ पर आप वास्तविक GDP देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट मध्य 2023। तो मई 2023 में संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मध्य 2023 रिपोर्ट जारी की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 से 2024 के मध्य विश्व उत्पादन में वृद्धि। तो यहाँ पर अमेरिका, जापान, रूस इन सब की वृद्धि दर यहाँ पर आपको दिखाई गई है। देखिए,
अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैश्विक सूचकांक। तो जितना भी वैश्विक सूचकांक इंडेक्स यहाँ पर रिलीज किया गया है, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपके सामने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023। देखिए, अगस्त 2023 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। इस सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 10वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 में कुल 8 भारतीय कंपनियों ने स्थान प्राप्त किया है। सूची में शीर्ष भारतीय कंपनियों का स्थान निम्नलिखित है। आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इंडियन ऑयल, भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, भारत पेट्रोलियम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट्स। तो ये सभी कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां, जिन्होंने फॉर्च्यून ग्लोबल सूची में स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। चलिए इसे अच्छे से आपको यहाँ पर देखना है। 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया। इस वर्ष की रिपोर्ट का केंद्रीय विषय है अनस्टैकिंग ग्लोबल पुअर्टी डेटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के तहत विश्व के 110 विकासशील देशों में रहने वाले 6.1 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये 6.1 बिलियन लोग विकासशील देशों की लगभग 92% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 566 मिलियन बच्चे बहुआयामी रूप से गरीब हैं। यह संख्या बहुआयामी गरीबों की कुल संख्या की लगभग आधी है। रिपोर्ट के अनुसार विगत 15 वर्षों के अंतराल में 25 देशों ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य को आधा करने में सफलता प्राप्त की है, और इन देशों में है कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम शामिल हैं। MPI प्रत्येक व्यक्ति की वंचनाओं की 3 आयामों में विभक्त 10 संकेतकों के माध्यम से गणना करता है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 इंडिकेटर्स होते हैं जिनके आधार पर इस इंडेक्स की गणना की जाती है, और इन 3 को यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए, गरीबी के 3 आयाम तथा उनके संकेतक। तो 3 आयाम कौन से हैं? पहला है स्वास्थ्य भारांश, यानी कि हेल्थ को देखा जाता है। दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन को देखा जाता है, और तीसरा है आपका जीवन स्तर। तो यहाँ पर जीवन स्तर को देखा जाता है। ये 3 इंडिकेटर हैं जिनके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। भारत ने 15 वर्षों के अंतराल में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। भारत का MPI मूल्य वर्ष 2005-06 के 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.122 तथा वर्ष 2019 से 21 में 0.069 हो गया है। भारत में वर्ष 2005 से 6 में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 645.7 मिलियन 55.1% थी, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 370.5 मिलियन 27.7% तथा 2019 से 21 में 230.7 मिलियन 16.4% हो गई है। नेक्स्ट है आपका दी ग्लोबल 2000 सूची, यानी कि 2000 सूची 2023 फोर्ब्स। देखिए, जून 2023 में फोर्ब्स द्वारा दी ग्लोबल 2000 सूची 2023 का 20वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया है। सूची में USA का JP मॉर्गन चेस बैंक शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान पर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी है। अद्यतन सूची में अरबपति भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8 पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंच गई है, जो किसी भी भारतीय कंपनी की तुलना में सर्वोच्च स्थान है। रैंकिंग में 611 कंपनियों के साथ USA शीर्ष पर है, जबकि 340 कंपनियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। दी ग्लोबल 2000 सूची 2023 में कुल 55 भारतीय कंपनियां शामिल है।
नेक्स्ट है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। 21 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन से इंडेक्स को कौन सी इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया जाता है। यह इस रिपोर्ट का 7वां संस्करण है जो कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने की वजह से 3 वर्ष बाद प्रकाशित किया गया है। कनेक्टिंग टू कॉम्पीट, तो कनेक्टिंग टू कॉम्पीट शीर्षक से जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कुल 139 देशों को शामिल किया गया है। विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 6 घटकों 6 कंपोनेंट्स के माध्यम से देशों का विश्लेषण करता है। 139 देशों की सूची में 4.3 स्कोर के साथ सिंगापुर शीर्ष पर है। तो टॉप पर कौन सी कंट्री है? सिंगापुर। उसके बाद फिनलैंड का स्थान है जिसका स्कोर 4.2 है। सूची में 4.1 स्कोर के साथ डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड तथा स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। सूचकांक में जहां लीबिया एवं अफगानिस्तान को 1.9 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 138वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं सोमालिया 2.0 स्कोर के साथ 137वें स्थान पर है। भारत LPI 2023 में 3.4 स्कोर के साथ 38वें स्थान पर है। तो इंडिया की क्या रैंक है ये आपको याद रखना जरूरी है। 38वीं रैंक भारत के अलावा लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब तथा तुर्की की भी विद्यमान है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व वर्ष 2018 की रैंकिंग में भारत 3.18 स्कोर के साथ 44वें स्थान पर था। नेक्स्ट है आपका मानव विकास रिपोर्ट 2021-22। देखिए 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई। इस वर्ष की रिपोर्ट को नाम दिया गया है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक में विश्व के 191 देशों को शामिल किया गया है। वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.732 है, जो वर्ष 2019 की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2021 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति दक्षिण सूडान की है। उसके बाद चैड, नाइजर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य तथा बुरुंडी क्रमशः सबसे कम मानव विकास वाले देश हैं। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, जबकि नॉर्वे दूसरे, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। असमानता के कारण वैश्विक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मूल्य में 19.4% की कमी दर्ज की गई है, जिससे असमानता को समायोजित करने पर वैश्विक HDI मूल्य 0.732 से कम होकर 0.590 रह जाता है और विश्व उच्च मानव विकास श्रेणी से मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आ जाता है। HDR 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य 0.465 है। इस वर्ष सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान डेनमार्क का है। महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाले देश क्रमशः यमन, पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की है, जो HDI मूल्य 0.633 के साथ सूची में 132वीं रैंक पर है। आपको यहाँ पर याद रखना है भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी रैंक है? 132। वर्ष 2021 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.7 वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 11.9 वर्ष तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6,590 है। भारत का असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक 0.475 है। असमानता के कारण ही भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी से निम्न मानव विकास श्रेणी में आ जाता है। ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत GII मूल्य 0.490 के साथ 170 देशों में 122वीं रैंक पर है। तो यहाँ पर आपको इन चीजों को याद रखना है। देखिए मानव विकास सूचकांक में यहाँ पर आप प्रमुख देशों की स्थिति को देख सकते हैं एक नजर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पर आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा है, देन नॉर्वे, आइसलैंड आपको दिख रहा है, हांगकांग, चीन है, UK है, अमेरिका है, रूस है और ये पूरा वर्ल्ड है। तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो फ्रेंड्स
आज की क्लास में आज आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरे एक साल का जितने भी क्लासेस आई हैं आपको उनको देख लेना है, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम साइंस एंड टेक का करंट अफेयर को कवर करेंगे। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर की आपकी अगली पहली क्लास आएगी, तो आपको उसे ज़रूर देखना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था और हमने क्या सब कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने नेशनल करंट अफेयर को अच्छे से कवर किया, देन इंटरनेशनल करंट अफेयर को अच्छे से कवर किया, और अभी इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर भी आज आपका कंप्लीट हो जाता है। और इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, बार बार वीडियोज़ को देख सकते हैं। रिविज़न करना मस्ट है, इसके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।